लॉजिक क्या है? ये सिर्फ तमाशा है, ये सिर्फ फोटो खिंचवाने की अपॉर्चुनिटी है। बाकी इनमें से कोई किसी के साथ मिलके काम नहीं करना चाहता। इन सबके ईगो बहुत बड़े हैं। इनकॉम्पिटेंट है तो वो इनसिक्योर होगा। जब वो इनसिक्योर होगा तो वो अपने आसपास किसी भी कॉम्पिटेंट आदमी को रखने नहीं देगा, उसको बढ़ने नहीं देगा। और कॉम्पिटेंट आदमी वहां पे सफोकेट फील करता है, तो वो कहता है इस नालायक बॉस के साथ काम करने से अच्छा है मैं इसके यहां पे बैठ के पूरी जिंदगी खराब करूंगा। लेट मी एक्सप्लोर ए बेटर ऑप्शन आउटसाइड इन द आउटसाइड वर्ल्ड। क्या जरूरत है? क्योंकि अपीजमेंट एक वो अप्रोच उन्होंने लिया था। उनको लगा कि क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने अपीजमेंट करके अपना एक वोट बैंक बनाया है, तो कांग्रेस को अगर हटाना है और मुझे कांग्रेस की जगह आना है तो मुझे भी वही डायलॉग बोलने पड़ेंगे जो कांग्रेस ने अपीजमेंट के समय बोले थे। केजरीवाल ने वो कोशिश करी लेकिन चला नहीं। नमस्कार, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हैं, विजय सदाना साहब। बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत बेहतरीन यूट्यूब चैनल विजय सदाना इनसाइट्स लेकर आते हैं और बहुत ही गजब का विश्लेषण होता है सर की वीडियोस में, और मैं खुद उसको लगातार देखती हूँ। बहुत अच्छी व्यूअरशिप है सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आजकल हमारे देश में चुनाव वैसे तो समय समय पर होते रहते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, लेकिन लोकसभा 2024 के चुनाव नजदीक हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जो चुनावी माहौल है उसमें सरगर्मियां ऐसी हो रही हैं, लगातार हर रोज ऐसी अनएक्सपेक्टेड खबरें सामने आ रही हैं। विपक्षी खेमे में खासतौर से एक मनोरंजन का माहौल बना हुआ है। आम आदमी पार्टी की बात करें, दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी अब जेल पहुंच चुके हैं। उधर संजय सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं। बहुत कुछ चल रहा है। केजरीवाल जी की पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने फिर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात थी कि बैकग्राउंड में तस्वीर बाबा साहेब और भगत सिंह जी की तस्वीर के बीच में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी हुई, जिसमें जेल की ऐसी सलाखें बनी हुई हैं। तो वो उससे क्या मतलब निकलता है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। और साथ ही साथ कांग्रेस से जो बड़े बड़े चेहरों की वहां से छोड़कर जो इधर सत्ताधारी पक्ष की तरफ आ रहे हैं, ये सारा जो माहौल बना हुआ है, इसको सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं सर? अमर जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जो सवाल आपने उठाया है, ये ऑपोजिशन में एक तरह की हताशा का माहौल है। और जब हम ये कहते हैं ना कि इन डेस्परेट सिचुएशंस पीपल गो फॉर डेस्परेट ऑप्शंस, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बाकी लोग हो, क्योंकि इस समय क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल की बात है। अगर आम आदमी पार्टी को अगर अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करना है, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि वास्तव में वो दिल्ली और पंजाब के बाहर भी कुछ ना कुछ अगर मेरे को एग्जिस्टेंस रखते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं तो अपनी सीट दिखानी पड़ेगी। दूसरी तरफ समस्या कांग्रेस की ये है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ये आज नहीं, अनफॉर्चुनेटली पिछले 15 साल से ये चैलेंज है कांग्रेस का कि कांग्रेस ने आज तक अपनी लीडरशिप प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के अपने लोग भी कहते हैं। एमपीज हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या मोदी के सामने हमारी लीडरशिप टिक पाएगी। आज कांग्रेस का जो हर प्रत्याशी है वो इस बात से चिंतित है। उन्होंने ग्राउंड पे बहुत काम किया, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम किया, बाकी जगह काम किया, लेकिन उनको चिंता इस बात की सताती है कि हम कौन सा चेहरा लेके जनता के बीच में जाएं कि आप हमें वोट दो ताकि हम इसको प्रधानमंत्री बना सकें। कांग्रेस के कैंडिडेट यहां आके दुविधा में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी से तो उनको टिकट मिलेगा नहीं, बीजेपी के अपने कैंडिडेट हैं। कांग्रेस से उनको टिकट मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस में उनके पास ऐसी लीडरशिप नहीं है जिसको वो आगे प्रेजेंट कर सके। तो ये कांग्रेस के जो लोग हैं उनकी मजबूरी है। और बीजेपी को बीइंग ऑन, अगर मैं ये कहूं कि पोल पोजीशन पे, उनके लिए अब स्थिति ये है कि
उनके पास चॉइस है। अगर मान लीजिए उनको कोई भी कैंडिडेट बाजार में मिलता है जो सक्षम है और विच इज गिविंग श्योर शॉट विनिंग कॉम्बिनेशन, तो एज ए श्रूड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी का भी हक होगा कि भाई कुर्सी के लिए तो लड़ रहे हैं, तो अगर कोई आदमी कहीं पे भी कुर्सी की एश्योरेंस देता है तो ले लो। तो जो लोग पार्टी छोड़ के आ रहे हैं, ज्यादातर लोग वो हैं जिनको उम्मीद है कि बीजेपी उनको टिकट दे देगी। अगर बीजेपी में भी आके ही उनको ऑपोजिशन में रहना है, या मतलब कि एकदम बैकग्राउंड में रहना है, लाइमलाइट में नहीं आना है, तो ज्यादातर पॉलिटिशियन ऐसे होंगे जो कांग्रेस में थक चुके होंगे, रिटायर हो चुके होंगे, जिनको कभी भी नहीं लगता होगा कि कांग्रेस में कोई उम्मीद है, तो क्यों ना कम से कम सत्तारूढ़ दल के साथ हो जाओ। तो कम से कम इतनी रिस्पेक्ट तो रहेगी कि मैं बीजेपी का इंपॉर्टेंट लीडर हूं, चाहे वो उनके कैडर में या उनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो, लेकिन गाड़ी के आगे बीजेपी का फ्लैग लगा के चलने का मजा ही अलग है। तो वो एक अलग बात हो जाती है। तो कई फैक्टर हैं जो जी। इस समय ऑपोजिशन को बेचैन किए हुए हैं। जी, लेकिन सर जैसे कि हम देख रहे हैं खबरें चल रही हैं, हर रोज़ नया कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर कांग्रेस की खास तौर से बात करें तो संजय निरुपम का पहले से ये खबर थी कि कहीं न कहीं बीजेपी जॉइन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे चेहरे और ऐसे अनएक्सपेक्टेड खबरें जिनकी कोई सनगुमानी नहीं है, किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। गौरव वल्लभ, विजेंद्र बॉक्सर ये अचानक से बड़े-बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, खासतौर से अगर गौरव वल्लभ की बात करें, राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुत विद्वान हैं, कांग्रेस ने उनको मौके भी दिए हैं चुनाव के, तो ये सब की जो बीजेपी में एंट्री हो रही है, लोग कह रहे हैं कि मौका परस्त है, लेकिन गौरव वल्लभ जैसे चेहरे को मौका परस्त तो नहीं कह सकते और जो उन्होंने पत्र लिखा है अपना त्याग पत्र, उन्होंने जो कंसर्न ज़ाहिर किया है कि राम मंदिर को लेकर जो पार्टी का पक्ष था, उससे मैं हताहत हूँ और ये जो खास तौर से ये स्टेटमेंट है एक तरफ से तो ये कहा जाता आया है कि जो कांग्रेस है, वो जनता के बीच में ये आवाज़ होती है कि कांग्रेस जो है एंटी हिंदू पार्टी है। जिस तरह से हमने रिसेंटली पिछले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा सनातन विरोधी बयान भी देखे, उदयनिधि स्टालिन की बात करें, प्रियांक खड़गे की बात करें। लेकिन अब एक इनसाइडर की तरफ से इस तरह का आरोप निकलना, क्या इस बात को साबित कर देता है कि वाक़ई में कांग्रेस सनातन विरोधी है? किस तरह से देखते हैं सर आप इसको सबको? देखिए, गौरव वल्लभ मेरे काफी अच्छे मित्र भी हैं जी, और मैंने IIM अहमदाबाद में पढ़ाई करी है, वो वहाँ पे कुछ समय के लिए एज ए विजिटिंग फैकल्टी भी रहे हैं। तो काफी, अगर मैं ये कहूँ कि इंटेलेक्चुअल है, और जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद राजस्थान जोधपुर से हैं। जी, तो जहां तक बात है, देखिए गौरव की, एंड ऑफ द डे क्या होता है ना कि आप एक लंबे समय तक अपनी जो इंटरनल डिजायर होती हैं या जिसको आप अपने दिल से मानते हैं, आप कब तक उसको सप्रेस करेंगे। एक राजनीतिक मजबूरी होती है कि आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो आपको कांग्रेस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना होगा, चाहे वो लॉजिकल है या इलॉजिकल है। वो एक ऑर्गेनाइजेशनल लिमिटेशन हो जाती है। लेकिन एंड ऑफ द डे ये गौरव वल्लभ अकेले नहीं है, आप बहुत सारे कांग्रेसियों से अलग से मिलो, देखिए ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा में बहुत स्टेटमेंट बदल जाते हैं। और आपको पता है, आप मीडिया से हैं, जब हम लाउंज में बैठे होते हैं चैनल में जाने से पहले, जब जब चाय कॉफी पी जाती है, एक दूसरे से बतिया रहे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट होता है, उस समय सबके विचार कुछ और होते हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा लाइट ऑन होती है, सबके सब जो रोल उनको दिया जाता है वो उसमें आ जाते हैं। हमारे जैसे लोग जो न्यूट्रल रह जाते हैं, आउटसाइड हैं, किसी का प्रेशर नहीं होता, तो हम खुल के बात कर पाते हैं, और शायद इसीलिए हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम उस पॉलिटिकल या ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर में नहीं। लेकिन बाकियों की मजबूरियां हैं। लेकिन कब तक आप उस मजबूरियों को दबाते, मतलब अपनी इच्छाओं को दबाते रहेंगे। ऐसे बहुत सारे कांग्रेसी लीडर मिल जाएंगे जो ये बोलते हैं कि यार राम मंदिर बन गया, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं अक्सर उनको बोलता हूँ, यार ये आप फिर टीवी पे नहीं क्यों बोलते हैं कि विजय जी आप समझते हो यार हमारी पॉलिटिकल मजबूरियां हैं, लेकिन दिल से हम बहुत खुश हैं कि देश में राम मंदिर बन गया। अब अगर कोई ये कहे कि कांग्रेस के लीडरशिप, इवन टॉप लीडरशिप, आप केजरीवाल को देख लो।
राम मंदिर की क्या जरूरत है, क्योंकि अपीजमेंट एक वो अप्रोच उन्होंने लिया था। उनको लगा कि क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने अपीजमेंट करके अपना एक वोट बैंक बनाया है, तो कांग्रेस को अगर हटाना है और मुझे कांग्रेस की जगह आना है, तो मुझे भी वही डायलॉग बोलने पड़ेंगे जो कांग्रेस ने अपीजमेंट के समय बोले थे। केजरीवाल ने वो कोशिश करी लेकिन चला नहीं, तो घूम फिर के फिर वो माता पिता को लेके राम मंदिर दर्शन पहुंच गए। तो अल्टीमेटली देखिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, राजनीति की मजबूरियां हैं कि आपको बहुत झूठ बोलना पड़ता है। केजरीवाल जितना सुबह से शाम तक टीवी पे बोलते हैं, उनको भी पता है कि इसमें 99% झूठ है, एक्सेप्ट शक्ल उनकी अपनी, बाकी सब वक्तव्यों में कोई दम नहीं। तो इस बात को आपको समझना होगा, और ये राजनीतिक मजबूरियां हैं। अब केजरीवाल क्या करे? केजरीवाल की मजबूरी ये है कि अगर वो, या राहुल गांधी की मजबूरी आप समझिए, अब इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये राम मंदिर का समर्थन करें या ये राम मंदिर का विरोध करें। बीच का रास्ता तो हो नहीं सकता। ये तो कह नहीं सकते कि हिंदुस्तान में राम मंदिर से मुझे क्या लेना देना। तो ये न्यूट्रल पोजीशन हो नहीं सकती। अगर ये राम मंदिर का समर्थन करते हैं तो इनको लगता है यार इसका मतलब जनता कहेगी जो बीजेपी कर रही है वो बिल्कुल सही है, तो जो थोड़े बहुत फेंसिंग पे बैठे हुए वोट हैं वो भी बीजेपी में शिफ्ट हो जाएंगे कि जब राहुल गांधी कह रहा अच्छा है, केजरीवाल कह रहा अच्छा है, तो फिर इनका क्या है? फिर तो बीजेपी ठीक कर रही है इसका मतलब। तो ये फिर बीजेपी के कैंपेनर कहलाएंगे। इनकी मजबूरी ये है कि वो दिखना नहीं चाहते। ये अगर राम मंदिर का विरोध करते हैं तो ये हिंदू विरोधी कहलाते हैं। ये फंस गए, क्योंकि दोनों ही अपने आप को कट्टर हिंदू बोलने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों जनेऊ पहन के और प्राणायाम करके और दुनिया भर की तमाशे करके प्रूव करना चाह रहे हैं कि नहीं, वी आर हिंदूज। लेकिन राजनीतिक मजबूरी है कि हम ओपनली एक्सेप्ट कर नहीं सकते। तो ये लोग, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपका दिल और दिमाग एक जगह नहीं होता है, तो आप एक, जिसको कहते हैं ना, आंतरिक द्वंद से गुजर रहे होते हैं, आपस से ही लड़ रहे होते हैं। और जब आपस में आप खुद अपने आप से लड़ रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस आ जाता है, आपके दिमाग की जो कार्यशीलता है वो कम हो जाती है, और फिर आप उस तरह के अजीब अजीब बयान देने लग जाते हैं जिसका कोई आधार नहीं। क्योंकि इनको भी पता है कि ये जो बोल रहे हैं राम मंदिर के विरोध में, ये सब दिखावा है। अंदर से ये भी खुश है कि चलो देश में राम मंदिर बन गया। यही बात आज गौरव वल्लभ ने या बाकी लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, वो अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने राम मंदिर का विरोध क्यों किया, वो राजनीतिक मजबूरी थी। और ये इतने कमजोर लोग हैं कि ये अपनी मजबूरियों को ओवरकम नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अगर ये राजनीतिक लोग, अगर इनके पास कोई देश के डेवलपमेंट का, जनता की भलाई का कोई एजेंडा होता, तो ये खुल के बोलते कि देखिए मैं एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं इस 10 काम कर रहा हूं, यहां पे मैं बीजेपी के विरोध में हूं। हाँ, राम भारत की एक आस्था का सवाल है। आज ये मुकदमा खत्म हुआ, एक जो भारत का इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है उसका रिनोवेशन हो रहा है। मुझे लगता है ये देश के लिए अच्छी बात है, बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि ये पहले हो जाना चाहिए था, या कोई और रूप में आप इसको एंडोर्स कर देते विदाउट गिविंग क्रेडिट टू बीजेपी। लेकिन आपको विरोध करने का मतलब ये था कि आपने अज्ञानता पूर्वक अपनी ही दुविधा को बार बार उजागर किया। तो ये जी। स्थिति है। और जैसा हम जानते हैं, हिंदुस्तान में ज्यादातर जो पॉलिटिशियन है वो मजबूर हैं, हताश हैं, कमजोर हैं। उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, विल पावर नहीं है। नहीं तो जनता को फेस करने में उनको डर नहीं लगना चाहिए था, सच्चाई को एक्सेप्ट करने में डर नहीं लगना चाहिए था, और देश में जी। भ्रष्टाचार भी नहीं होता अगर लोग ये आंतरिक रूप से ईमानदार और मजबूत होते थे। बिल्कुल सर, आपने सही सवाल उठाए हैं। जो माहौल बना हुआ है विपक्षी, अगर पूरे खेमे में देखें तो एक तरफ केजरीवाल उनकी पार्टी को देखें तो वो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसको लेकर मामले चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस से लगातार बड़े-बड़े दिग्गज जो हैं वो निकलकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या किसी और पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और ये पिछले कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है। तो इस सब को देखते हुए कांग्रेस पे सवाल ज़रूर खड़ा होता है, खासतौर से राहुल गांधी की लीडरशिप पे। हालाँकि खरगे अध्यक्ष है पार्टी के, लेकिन सब जानते हैं कि लीडरशिप राहुल गांधी की है। और जिस तरह से ये सब घट रहा है कांग्रेस के अंदर, क्या ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी की लीडरशिप जब तक रहेगी तब तक कांग्रेस इसी स्थिति में रहेगी, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सवाल उठाए कि भाई राहुल गांधी की जगह किसी
एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो वाकई में पार्टी की लीडरशिप को या पार्टी का नेतृत्व कर सके? अंबर जी, देखिए मैनेजमेंट में ना एक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं इसलिए मैं आपको बात बताऊं। जी। पीपल ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन बट क्विट द बॉसेस। अगर कोई व्यक्ति एक अच्छी कंपनी है और उसको छोड़ के अगर वो जाता है तो वो कंपनी नहीं छोड़ता, वो ज्वाइन कंपनी करता है, क्योंकि उसको लगता है वो अच्छी कंपनी में जा रहा है। लेकिन अगर उसको उस कंपनी में कोई नालायक बॉस मिल जाए तो वो कहता है यार यहां तो जीना हराम हो गया, निकलो यहां से। और फिर वो कंपनी जिसमें वो लाइन लग के एप्लीकेशन दे के इंटरव्यू करके इंतजार करके ज्वाइन किया था, उस व्यक्ति को अब मजबूरी ये हो जाती है कि अब उसको वहां पे सफोकेशन होने लगता है। और जब सफोकेशन होने लगता है तो वो व्यक्ति फिर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ता, उसके लिए तो वो आया ही था, वो अपने बॉस को छोड़ता है। जी। चाहे ये मैनेजमेंट हो चाहे वो पॉलिटिक्स हो। तो जब भी लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन को, कांग्रेस को ब्लेम मत करिए, आप ब्लेम करिए वहां पे उनके बॉस कौन है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्या वो इनसिक्योर है? ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या पॉलिटिक्स हो, जब आपका बॉस इनकॉम्पिटेंट है तो वो इनसिक्योर होगा। जब वो इनसिक्योर होगा तो वो अपने आसपास किसी भी कॉम्पिटेंट आदमी को रखने नहीं देगा, उसको बढ़ने नहीं देगा। और कॉम्पिटेंट आदमी वहां पे सफोकेट फील करता है, तो वो कहता है इस नालायक बॉस के साथ काम करने से अच्छा है मैं इसके यहां पे बैठ के पूरी जिंदगी खराब करूंगा, लेट मी एक्सप्लोर ए बेटर ऑप्शन आउटसाइड, इन द आउटसाइड वर्ल्ड। ये रियलिटी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो जब भी आप जो आपके प्रोग्राम देख रहे होंगे लोग, मैं उनको भी कहूंगा आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, लीव पॉलिटिक्स, आप कांग्रेस छोड़ दीजिए, आप अपनी कंपनी में जिसमें भी आप काम कर रहे हैं वहां भी देखिए कि आपके कौन कौन से बॉस पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं, क्या वो रियली कॉम्पिटेंट है या इनकॉम्पिटेंट है। क्योंकि इनकॉम्पिटेंट बॉस की मजबूती होती है उसको अपनी कुर्सी बचानी है, और वो कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ गंद मचाता है ये सोच के कि उसकी कुर्सी बची रहे, फिर चाहे ऑर्गेनाइजेशन का भट्टा बैठ जाए। और यही स्थिति इस समय कांग्रेस की है। सॉरी टू से, बट दिस इज द रियलिटी। तो सर जिस तरह से स्थिति बनी हुई है और विपक्षी, हालांकि इंडिया अलायंस बना और सारे विपक्षी दल एक साथ आ गए और एक नया एक फ्रंट क्रिएट हुआ और लग रहा था कि इसके बनते ही पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन ये भी अंदाजा था हमें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो टूट फूट होगी, जो कि होती भी नजर आ रही है। अभी भी पार्टियों में से भी निकल के चेहरे इधर उधर जाके एंट्री मार रहे हैं। अभी विपक्ष के पास अभी तक कोई भी चुनावी मुद्दा, जनता की जो नब्ज है उनके हाथ में अभी तक नहीं आई है। उनको समझ नहीं आ रहा है, अभी भी उनके अंदर टूट-फूट और भ्रष्टाचार है, इस सब को लेके अंदर ही अपने मामले चल रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि चुनाव जो है इस बार भी एक तरफा होने वाले हैं और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले, ये बात तय है? क्योंकि राम मंदिर की बात की जाए, जो कुछ भी हुआ, या हिंदुत्व की, सनातन की बात की जाए, तो ये पूरी लहर एक तरफा है, मोदी जी की लहर पूरी एक तरफा है और विपक्ष के पास अभी तक कोई मुद्दा नहीं है। देखिए ये कोई इसमें आपको कोई बहुत बड़ी इंटेलिजेंस या असेसमेंट की जरूरत नहीं है, ये जी। कॉमन सेंस अप्रोच है। जहां तक बात है इंडी अलायंस की, मेरे चैनल पे आपके साथी लोग जो दर्शक है वो देख सकते हैं, मैंने डिटेल में जिस दिन इंडी अलायंस बना था और जब जब इनकी मीटिंगें हुई थी तब तब मेरे कई सारे वीडियो होंगे, हर सिचुएशन को मैंने डिटेल में एनालिसिस किया, लोग जाके देख सकते हैं। तब भी मैंने कहा था कि ये जो अलायंस है इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि कौन लोग हैं ये लोग वो हैं जो अलायंस में आए जिनके ईगो क्लैशेस इतने ज्यादा हैं कि ये एक बार बैठ के एक मीटिंग भी नहीं कर सकते। और पिछले 6 महीने में मुझे बता दीजिए एक भी मीटिंग करी है इन्होंने अदर देन प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये सिर्फ एक बार मिलते थे 2 महीने में और 3 घंटे के लिए, 11 बजे मिलते थे लंच करके, अपना अपना फोटो खिंचा के प्रेस को एड्रेस करके अपनी अपनी फ्लाइट लेके अपने अपने गांव चले जाते थे। ये इतना अलायंस था, बस 3 महीने में 2 मिनट। जबकि आज की तारीख में इनको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ये लोग आपस में वीडियो कॉल पे बैठ के सारा एजेंडा डिस्कस कर सकते थे।
अगर इनकी इच्छा शक्ति होती तो। ये सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी थी कि हम सब साथ हैं, लेकिन साथ किस लिए हैं ये आज तक किसी को नहीं पता। तो जब आप कोई पार्टनरशिप करते हैं, आप कोई अलायंस करते हैं, जब आप कोई कोलैबोरेशन करते हैं, तो उसके पीछे कोई ड्राइविंग प्रिंसिपल होता है, ड्राइविंग ऑब्जेक्टिव होता है। यहां तो आज तक है नहीं। आप कह रहे जी हम सब साथ बैठ गए, किस लिए कि ये बाद में बताएंगे, और वो कब बताएंगे वो हमें भी नहीं पता। और हर बार मीटिंग में आपने देखा होगा 2-3 लोगों का ईगो जरूर हर्ट होता था। और ये मीटिंग शुरू हुई थी ब्लैकमेलिंग से। सबसे पहले ब्लैकमेल किया था केजरीवाल ने कि अगर आप राज्यसभा में मेरा साथ दोगे तो मैं मीटिंग में आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, पहले कमिटमेंट दो। अब आप समझिए कि जब आपको किसी अपने सीनियर पार्टनर को धमकी देनी पड़ जाए और वो जवाब ना दें आखिरी दिन तक, इसका मतलब यह है कि दिल से तो उनकी भी इच्छा है कि इसको सपोर्ट नहीं करना है। अब क्योंकि फोरम को बचाना है तो फॉर्म लिप सर्विस जिसको बोलते हैं कि हाँ हाँ हम कर देंगे, और वो कर दिया गया। जब वोटिंग का टाइम हुआ है तो वॉकआउट कर दिया। तो क्या है कि ये सब चीजें ये मतलब की दोस्ती है। और दूसरी बात, जितने भी ये लोग गठबंधन में आए ये है कौन? ये सारे कांग्रेस से ही तो निकले हुए लोग हैं। ये पहले कांग्रेस में ही तो थे ज्यादातर लोग। आप ममता जी की बात कर लो, शरद पवार जी की बात कर लो, आप किसी और की बात कर लो। और जहां तक बात है बाकी रीजनल पार्टीज की, ये लोग कभी आपस में आज तक बैठे नहीं। इनका ईगो क्लैश इतना ज्यादा है कि कौन किसकी सुनेगा। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि मीटिंग चेयर कौन करेगा। क्या अरविंद केजरीवाल मीटिंग चेयर करेंगे? कौन सुनेगा? क्या लालू जी मीटिंग चेयर करेंगे? क्या शरद पवार मीटिंग चेयर करेंगे और वहां सोनिया गांधी बैठेंगे? या सोनिया गांधी मीटिंग चेयर करेंगी और शरद पवार साहब बैठेंगे? आप कहना क्या चाह रहे हो? या लालू प्रसाद जी और अखिलेश बैठेंगे जब केजरीवाल मीटिंग चेयर करेगा? मेरे को तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि इस मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा, जब कोई कन्वीनर ही नहीं बना पाए आज तक। आप एक कन्वीनर बना नहीं बना, एक एजेंडा पेपर आया नहीं आया। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं करते, आप सिर्फ 5 लाइन का एजेंडा बना देते कि वी आर टुगेदर टू फाइट इन्फ्लेशन, फाइट अनएम्प्लॉयमेंट, फाइट नेशनल सिक्योरिटी, फाइट फॉर डेमोक्रेसी, फाइट फॉर विमेन, फाइट फॉर फार्मर। आप जो रटे रटाए स्टेटमेंट है वही लिख देते, पुराना मैनिफेस्टो को ही आप ले आते। नया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मुद्दे तो वही के वही हैं। क्या बदला है पिछले 5 साल में अपोजिशन के लिए? कुछ मुद्दे कम ही हुए होंगे, जुड़े तो है नहीं। पिछले साल भी इन्होंने कहा था हम बेरोजगारी पे काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करते रहो ना, वो तो एवर एंडिंग प्रोसेस है। सो जो नेवर एंडिंग प्रोसेस जो है उसका मैनिफेस्टो को रिपीट करने में प्रॉब्लम क्या है? लेकिन ये वो भी नहीं कर पाए। अब आप समझिए कि इन्होंने वास्तव में ये एनडीए अलायंस बना के, क्या वास्तव में इनके दिमाग में कोई एजेंडा था? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ एक ही एजेंडा था कि देखिए मोदी को करीब 38 से 40% वोट मिलता है और बचा 60%, वो 60 हम इकट्ठा कर लेंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे। इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं था और वो आज दिख रहा है। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इस गुट का लॉजिक क्या है? ये सिर्फ तमाशा है, ये सिर्फ फोटो खिंचवाने की अपॉर्चुनिटी है। बाकी इनमें से कोई किसी के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता। इन सबके ईगो बहुत बड़े हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा क्योंकि सबकी अपनी-अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कोई किसी को नेता नहीं मानने के लिए तैयार है और अब तक जैसे कि आपने कहा कि इस फ्रंट पे कोई कन्वीनियर भी नहीं बन पाया, मीटिंग कौन चेयर करेगा ये तक नहीं डिसाइड हो पाया और इस पूरे फ्रंट का चेहरा कौन कौन होगा, कौन लीडरशिप में आएगा, ये सारी चीज़ें अभी तक तय नहीं है, चुनाव बहुत नज़दीक है। लेकिन सर एक बात और इस पूरे खेमे की तरफ से आती है, वो ये कि जब भी चुनाव होते हैं या बीजेपी जीत दर्ज करती है या चुनाव नजदीक होते हैं तो ये ईवीएम पे बड़ा सवाल उठाते हैं और ये वही लोग हैं जो खुद भी उसी ईवीएम के थ्रू चुनाव में हिस्सेदारी उनकी होती है, चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और जीत कर भी आ जाते हैं। तो आपको नहीं लगता सर जो लोग ईवीएम पे सवाल उठाते हैं उन नेताओं के ऊपर
इलेक्शन कमीशन को कोई कदम उठाना चाहिए। खासतौर से मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूँ, वो बहुत ज्यादा रोना डालते हैं और खुद भी वो चुनाव में हिस्सेदारी उनकी होती है और ईवीएम से ही वो जीत के आए थे। क्या कहते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? जो ईवीएम पे लगातार सवाल उठाते हैं, खुद भी चुनाव में उसी ईवीएम से जीत कर आ सकते हैं। कुछ नहीं करना चाहिए, ना सुप्रीम कोर्ट को ना इलेक्शन कमीशन को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। बहुत हो चुका पहली बार। सुप्रीम कोर्ट में वैसे भी ये मुद्दा चल रहा है कि चलिए ईवीएम के साथ जो पेपर स्लिप निकलती है वही गिन लो जाए। अब वो मुद्दा आ रहा है। सवाल इस बात का है कि जब आप हारते हैं तो कोई तो आपको कंधा चाहिए ना रोने के लिए। हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस में इतना दम नहीं है कि दे कैन ओन देयर फेलियर्स। आप इस बात को समझिए, कमजोर लोग हैं। ये राजनीति में आए हैं, ये कोई भगत सिंह या सुभाष बाबू या कोई वो लोग नहीं है। ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए हैं, बाकी इनकी कोई काबिलियत नहीं है। और डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा है कि यार किसी को तो वोट देना है, चाहे आप जाति के नाम पे दो, कास्ट के नाम पे दो, धर्म के नाम पे दो, कुछ भी दो। तो ये कमजोर लोग हैं, आप समझिए इस बात को। मैं कमजोर इसलिए कह रहा हूं, इनमें से आज तक एक आदमी का नाम बता दो जिसने ये कहा कि ये गलत डिसीजन मेरी मूर्खता से हुआ है। एक ने आज तक अपने पूरे कैरियर में कोई गलत डिसीजन ओन किया? एक बता दो। कहने का मतलब है कि ये सब के सब राजा हरिश्चंद्र हैं, सब भगवान हैं, ये गलती कर ही नहीं सकते। उसके बाद भी इनकी पार्टियों का बेड़ा गर्क है, वो उसके बाद भी इनके ऊपर इतने सारे केसेस चल रहे हैं भ्रष्टाचार के, वो बात अलग है। तो इनकी मजबूरी है, आप इनको जरूरत से ज्यादा वेटेज ना दें। जी। अब ईवीएम के ऊपर रोना नहीं रोएंगे तो किस पे रोएंगे भाई? कोई तो चाहिए ना एक। भाई क्या होता है, मातम बनाने के लिए कोई तो बहाना चाहिए। तो ईवीएम एक ऐसी चीज है जो बेचारा रिएक्ट नहीं कर सकता। आप मौसम का हवाला ले लो, आप ईवीएम का हवाला ले लो। आप कल को बोलोगे सुनामी आई थी, अर्थक्वेक आया था। जो रिएक्ट नहीं कर सकता, जो आपको जवाब नहीं दे सकता, उसको टारगेट करना आसान होता है। जी। आप अगर ये बोल दें कि साहब लोकल पुलिस कमिश्नर ने गड़बड़ करी थी, तो खड़ा हो जाएगा कि बताइए क्या प्रूफ है। या आप कहेंगे लोकल इलेक्शन कमिश्नर ने गड़बड़ करी थी, होगा बताइए एविडेंस क्या है। हमारे पास तो सारे सीसीटीवी कैमरे, आप बताइए कहां से पता लगा आपको। इनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो ये किसी इंडिविजुअल पे टारगेट नहीं करेंगे, ये एक तो करेंगे रूलिंग पार्टी पे, जो भी सत्ता में हो, कि साहब उसने गड़बड़ करी क्योंकि वो पावर में है। और दूसरा ये ईवीएम के ऊपर रोएंगे और ये कहेंगे कि देखिए साहब ईवीएम में गड़बड़ थी। अब बेचारी ईवीएम क्या बोले कि वो सही थी या गड़बड़ थी, बेचारी बेजुबानी। तो ये एक। और हम लोगों को बचपन से अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ना, हम लोगों की अपब्रिंगिंग होती है एक्सक्यूज ढूंढना। जी। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जब बचपन में जब बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है। तो जब बच्चा गिरता है तो मां ये नहीं बोलती उसको कि बेटा तू तरीके से चल, वो जमीन को थप्पड़ मारती है कि जमीन के चक्कर में तेरे को तो जमीन के चक्कर में तेरे को चोट लग गई, जबकि गिरा बच्चा है, उसमें बेचारी जमीन का क्या कसूर, फर्श का क्या कसूर। हम लोग अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग में ही बहानेबाजी और कामचोरी सिखाने की बचपन से घुट्टी डालना शुरू करते हैं, जो पूरी जिंदगी चलती है। तो अगर राजनेता भी वही कर रहे हैं तो कौन सी बात है। इसीलिए हिंदुस्तान में अगर हम लॉस ऑफ कैरेक्टर की बात करते हैं समाज में, वो हमारी अपब्रिंगिंग का प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। मैं खुद भी बात कहती हूँ, एग्जांपल। जी। हम कभी अपने बच्चों को ये नहीं कहते बेटा तेरी गलती थी, तुमने गलती करी। अगर तुम गिरे, चोट लगी, तो तुम्हें तमीज से काम करना चाहिए था। वो भी आएगा जी पड़ोस वाले ने मार दिया, वो भी आएगा जी सड़क पे गड़बड़ थी, सड़क खड्डा खुदा हुआ था। अरे यार गाड़ी का स्टीयरिंग तो तुम्हारे हाथ में था, तुम्हारे पास ब्रेक था, एक्सीलरेटर था, स्टीयरिंग था, फिर क्यों ठोक दी गाड़ी? नहीं जी सामने वाली की गलती थी, आपने कुछ नहीं किया मतलब। जी। तो कहने का मतलब है बाई नेचर वी आर ग्रूम टू गिव एक्सक्यूजेस। हम लोगों को मक्कारी, बहानेबाजी घुट्टी में पिलाई जाती है, इसलिए इस देश की प्रॉब्लम है और वही चीज हमारी राजनीति में रिफ्लेक्ट होती है।
जी, सर चलते-चलते एक सवाल और आपसे, क्योंकि आप में जो कुछ चल रहा है आम आदमी पार्टी में यानी कि, तो उस सब में पहले तो ये लग रहा था केजरीवाल जी जेल गए तो लग रहा था कि आतिशी मार्लेना सीएम पद सँभालेंगी, लेकिन केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल सामने आ गई हैं। अब संजय सिंह को भी ज़मानत मिल गई है। तो अब दिल्ली चुनाव में भी जो विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है 25 में होंगे, बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं है, 1 साल ही लगभग बाकी है। तो ऐसे में ये सब चलते-चलते केस चलेगा, चार्जशीट फाइल होगी, साल भर हो जाएगा। तो आखिर में ऑप्शन कौन बचता है? आपको क्या लगता है कि आपका चेहरा कौन होगा? सुनीता केजरीवाल? क्योंकि कहीं न कहीं आतिशी मार्लेना की तो जगह है वो खत्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि ईडी में के सामने उन्होंने आतिशी का नाम लिया है। मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पे, जी। 12 कारण केजरीवाल कुर्सी क्यों नहीं छोड़ेंगे। तो उसके 12 रीजंस मैंने डिटेल में दिए हैं, और जो दर्शक देखना चाहे वो देख सकते हैं। देखिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, चाहे केजरीवाल हो या केजरीवाल का कोई भी परिवार का सदस्य हो, जो उनकी मुट्ठी में हो, वो ही आदमी आम आदमी पार्टी को कंट्रोल करेगा और वही आदमी सीएम की कुर्सी पे बैठेगा, चाहे आम आदमी पार्टी तोड़नी पड़े, चाहे संजय सिंह को भी पार्टी से निकालना पड़े। सवाल इस बात का है कि अगर आप समझिए कि अगर केजरीवाल के हाथ से पार्टी और सत्ता चली जाती है, तो केजरीवाल की पूरी जिंदगी की प्लानिंग ढेर हो जाती है। पार्टी में इस समय बहुत पैसा है जो इकट्ठा किया गया है, उससे कंट्रोल हट जाता है। आप अगर पावर में नहीं रहते तो जितने भी आपको प्रिविलेजेस और सुविधाएं मिलती हैं, इंक्लूडिंग शीश महल, वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी कीमत है। देखिए, केजरीवाल बहुत ही एम्बिशियस आदमी है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है और बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर है। वो उनको अपने ऊपर किसी पे भरोसा नहीं है। इसीलिए आप देखिए, जेल में भी जो लोग उनसे मिलने जाएंगे वो कौन है? उसमें मंत्रियों के नाम नहीं है। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि केजरीवाल जहां तक हो सकेगा पूरी कोशिश करेंगे कि सत्ता और पार्टी उनके पास रहे, या उनके करीबी के पास रहे, जिसको वो कंट्रोल कर सके। और सबसे करीबी और कंट्रोल करने लायक है उनकी श्रीमती जी। अब बाकी लोग एस्पिरेशन में है कि शायद हमारा भी नंबर लग जाए, बिल्ली के भाग का छीका फूट जाए, उस किस्मत में आजमाने में बैठे हैं वो लोग। उसमें प्रॉब्लम ये हो गई, और उसपे भी मैंने एक वीडियो बनाया 2 दिन पहले, अगेन दर्शक देख सकते हैं, क्या संजय सिंह को बीजेपी ने छुड़वाया। और इसका रीजन है, आप उस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि देखिए क्या है कि ये चेस गेम है, और कोई भी आदमी जो पॉलिटिक्स में आता है ना, वो एम्बिशियस होता है। वो जनसेवा करने नहीं आता है। जनसेवा करनी होती है तो आप घर के आगे प्याऊ खोल लो, अपने आसपास के स्कूल है वहां जाके हेल्प कर दो, हॉस्पिटल में जाके हेल्प कर दो। आपको समाज सेवा करनी है ना, हजार तरीके हैं। उसके लिए राजनीति में आना कोई जरूरी नहीं है। एब्सोल्युटली। आप किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं, किसी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं, किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं। जो भी आपका प्रेफरेंस है, आपको जिसमें लगता है कि आप ढंग का काम कर सकते हैं, उन संस्थाओं के साथ जुड़ जाते हैं। जब आपको लगता है कि आप कुछ भी ढंग का काम नहीं कर सकते, लेकिन आपको दिखाना है कि आप बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मिस्ट हैं, तो आप राजनीति में आ जाओ। तो आम आदमी पार्टी उन लोगों का झुंड है। आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है मुझे बता दो। आज 14 साल अगले हो गए, 12 11 से लेकर 11 जी, 13, पूरे अप्रैल में ही स्टार्ट हुआ था अन्ना आंदोलन। 5 है ना। आप मेरे को बता दो, 11 12 15 साल में इनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या करने आए हैं ये? भाई चलो, बीजेपी ने कहा हम हिंदुत्व का और हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, एक एजेंडा था। कांग्रेस का ये था जी हम धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, और हमारे लिए जो भी एजेंडा है, कुर्सी पे रहना है तो हम अपीजमेंट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, किसी तरह से कुर्सी बची रहे हमारी। उसके काउंटर में बीजेपी ने कहा ठीक है, तुम माइनॉरिटी कार्ड खेलते हो, मेजोरिटी कार्ड खेलेंगे। तो वो बात क्लियर थी। केजरीवाल साहब किधर हैं? सवाल ये है। और आज तक जो पार्टी 11 12 साल में एक नंबर 2 नहीं बना पाई,
आज तक वो अपने इलेक्शन में कोई सेकंड लेवल का लीडर नहीं बना पाए, कहीं पे भी वो इंटरनल डेमोक्रेसी की बात नहीं कर पाए, जो देश में आज सारे विपक्षी दल क्यों इकट्ठा हुए थे 31 तारीख को, कि देश में लोकतंत्र बचाएंगे। अरे तुम्हारी किसकी पार्टी में लोकतंत्र है? ये जितने लोग इकट्ठे हुए थे ये सब अपनी पार्टी के मालिक हैं, इनके अलावा आज तक कोई अध्यक्ष बना, एक का नाम बता दो। तो ये लोकतंत्र बचाने आए हैं यार, मतलब भेड़ की खाल में भेड़िया। बिल्कुल क्या सर, कहना सही क्या कह चाह रहे रहे हो। हो कि तो ये समस्या है कि ये डायरेक्शनलेस लोग हैं। ये सिर्फ एक एम्बिशन है इनका कि किसी तरह से देश के टैक्स पेयर के पैसे पे कब्जा किया जाए और जो संविधान के अंदर आपको पावर्स दी हुई हैं, प्रिविलेजेस दी हुए हैं, उनको भोगा जाए और जिंदगी ऐसे निकले। अब रही बात जनता की, तो जनता अपना ठोक पीट के, सिर पीट के अपना जो रास्ता है वो खुद निकाल लेगी, हमको क्या करना है। 70-75 साल से देश चल रहा है ना, इनमें से अगर कोई आज दुनिया में है और नहीं भी रहेगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है देश को? कौन ऐसा आदमी है कि जिसके जाने से देश में कोई मातम मनाने वाला? मेरे को एक बता दो। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, बड़ी-बड़ी हस्तियों को चंद दिन याद करते हैं, फिर मूव ऑन कर जाते हैं लोग। तो बस कौन पूछता है? तो इन सबको गलतफहमी ये है कि ये बहुत बड़े नेता हैं, ये सिर्फ अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और हमारे जैसे लोग और आप जैसे लोग बैठ के एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और बाकी जनता भी एंटरटेनमेंट कर रही है। और क्या हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि अब राजनीति में राजनेता ही इतना एंटरटेनिंग माहौल और इतना एंटरटेनिंग कंटेंट देते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को भी एंटरटेन करें, पहुंचाएं उन तक कि क्या कुछ चल रहा है। अ, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े और पूरे जो अभी फिलहाल विपक्षी खेमे में चल रहा है उसका अपने गहन विश्लेषण और जो काफी अहम बिंदु आपने हमारे साथ साझा किए, उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।